बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह टॉपिक है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व, मतलब फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। मतलब मानव प्रजातियों का वर्गीकरण हम किन किन आधार पर कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की बात करें, उनकी क्लासिफिकेशन की बात करें या मानव प्रजातियों के विभाजन की बात करें, तो ये विभाजन या ये वर्गीकरण या ये क्लासिफिकेशन जो है वो दो आधारों पर किया जाता है। एक आधार है बाह्य शारीरिक समानता, दूसरा है जीन की समानता। ठीक है, यानी कि बाह्य शारीरिक समानता मतलब जो बाहर से सारे शारीरिक गुण या लक्षण मानव प्रजाति में दिखाई देते हैं उनके आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा जेनेटिक या जीन की जो समानता होती है, जीन की जो एक रूपता होगी या एक सूत्रता होगी, उसके आधार पर भी हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आया आपको समझ में कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं तो किन आधारों पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के दो आधार हो गए, दो बेस हो गए। एक बेस या एक आधार है मानव शरीर में पाए जाने वाले जितने भी बाह्य शारीरिक लक्षण हैं उनकी समानता, और दूसरा है जीन की समानता या एक रूपता। इन दोनों तत्वों के आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब ये जो दोनों तत्व हैं, इन दोनों तत्वों को भौतिक और मानवीय परिस्थितियाँ क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। चाहे मानव के बाह्य शारीरिक लक्षण हों, बाह्य शारीरिक लक्षण का मतलब तो आप समझ गए ना बच्चों। बाह्य शारीरिक लक्षण का मतलब है हमारे शरीर की लंबाई, हमारी नाक, हमारे केशों की बनावट, हमारे मुख की आकृति, है ना। ये सब कौन से हैं? हमारे बाह्य शारीरिक लक्षण हैं। ठीक है, और दूसरा है जीन की समानता। तो जीन्स जो हमारी ग्रंथियां हैं उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सब। तो ये जो दोनों तत्व हैं, दोनों ही आधार है, चाहे बाह्य शारीरिक लक्षण हो चाहे जीन की समानता हो, इन दोनों को ही भौतिक तथा मानवीय परिस्थितियाँ क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, जिसके कारण एक ही वंश के मानव अनेक नए लक्षणों को ग्रहण कर लेते हैं। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जिन दो आधारों पर हम मानव प्रजाति को वर्गीकृत कर रहे हैं उन दोनों आधारों को भौतिक और मानवीय परिस्थितियाँ क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। और इसी का परिणाम है कि एक ही वंश की जो प्रजाति होती है उसके भी जो मानव होंगे उनमें नए नए लक्षण आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि भौतिक और मानवीय परिस्थितियाँ उसे क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। अतः आनुवंशिक यानी जेनेटिक भिन्नता ही प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार है। इसका मतलब क्या है कि जो जेनेटिक डिफरेंस पाया जाता है, जो आनुवंशिक भिन्नता पाई जाती है, वो ही प्रजातियों के वर्गीकरण का सबसे मेन कारण है। अतः इस प्रकार की भिन्नता निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। अब ये जेनेटिक भिन्नता किन कारणों से उत्पन्न होती है हम उसे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला कारक आता है, अब हम बात कर रहे हैं मानव प्रजातियों की भिन्नता किन कारणों से होती है, उन कारणों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला कारण आता है आपका उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या होता है? विभिन्न मानव प्रजातियों के या विभिन्न प्रजातियों के मानव शरीर की संरचना तथा लक्षणों के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? जीन का होता है। अब जीन मानव प्रजाति विशेष में लंबे समय तक क्या होती है? स्थिर रहती है, लेकिन लंबे समय तक भौतिक और मानवीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जीन में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन हो जाता है और इसे ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि उत्परिवर्तन क्या होता है?
अब उत्परिवर्तन को मैं आपको एक बार वापस से डिस्कस करती हूँ कि जो मानव प्रजाति है ना, या जितनी भी विभिन्न विभिन्न प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों में मानव शरीर की संरचना और उसके लक्षणों के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो अदा करता है वो कौन करता है? जीन करता है। मतलब मानव के शरीर की संरचना कैसी है और मानव शरीर में जो लक्षण पाए जा रहे हैं उनका जो निर्धारण होगा वो किसके कारण होगा? जीन के कारण होगा। जीन मानव की शारीरिक संरचना और लक्षणों को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जीन मानव प्रजाति विशेष में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। अब जो जीन होते हैं या जो जीन होते हैं वो मानव प्रजाति में बहुत लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। देखा आपने, अपन कहते हैं कि अगर किसी के घर में किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी सबको क्या होती चली जाएगी? डायबिटीज़ ही आती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? अरे इनके तो जेनेटिक है, यानी कि इनके तो जीन्स में ही ऐसा है। या कभी आपने देखा है कि किसी फैमिली में जैसे माता पिता पतले हैं तो उनके आने वाली सारी संतानें, जितनी भी नई पीढ़ियाँ आएंगी, वो सब उनका जो शारीरिक गठन होगा वो सब ऐसे ही होंगे कि वो सब पतले ही पतले होंगे। तो क्या कहते हैं हम कहते हैं कि इनके तो जीन्स ही ऐसे हैं, इनके तो ये प्रॉब्लम जेनेटिक है। या किसी को अगर मान लीजिए साइनस की प्रॉब्लम है या बहुत सारी तरह की कोई भी जो दिक्कत है, तो वो क्या है कि वो जीन के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप चली जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई माता पिता हैं, अगर उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है तो उनके आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी उनमें सबकी हेल्थ क्या होगी? बहुत ज़्यादा ही होगी। तो यानी कि ये जीन के कारण ही है कि ये जो गुण है वो उस मानव प्रजाति में क्या हो रहा है? लंबे समय तक स्थिर रह रहा है। तो हम बार बार यही कहते हैं ना, जब भी कोई बात होती है कि नहीं ये प्रॉब्लम तो इनके जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब अनुवांशिक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो भी प्रॉब्लम है या जो भी उनका गठन है या जो भी उनका स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि मानव प्रजाति में जो जीन होते हैं वो लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। लेकिन हाँ, लंबे समय तक यदि भौतिक परिस्थितियों में या मानवीय परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, जीन तो लंबे समय तक किसी में भी स्थिर रहेंगे, लेकिन यदि लंबे समय तक कोई मानवीय परिस्थितियां हो जाए या कोई भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए तो उसके कारण क्या होगा? जीन में परिवर्तन हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा? शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाएगा। और इस प्रकार के शारीरिक लक्षण के परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना अभी के, मान लीजिए कि कोई माता पिता है वो पतले हैं तो उनकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी वो सब कैसी होंगी? वो सब पतली ही होंगी। लेकिन मान लीजिए कोई भौतिक कारण या मानवीय परिस्थितियाँ लंबे समय बाद ऐसी हो जाए जिसके कारण किसी पीढ़ी में जीन्स में परिवर्तन हो जाए, तो अब क्या होगा? जो वो पीढ़ी होगी उसके शारीरिक लक्षण बदल जाएंगे। हो सकता है अब उनकी पीढ़ी बहुत लंबे समय बाद पतली ना रहे, हो सकता है अब उनकी भी पीढ़ी कैसी होने लग जाए? भौतिक और मानवीय कारणों से मोटी होने लग जाए, या कुछ भी जो उनके अंदर हो रहा है परिवर्तन वो हो जाए जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? उत्परिवर्तन क्या है कि जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार गमनागमन करते हैं और लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक जीन्स पर भौतिक और मानवीय परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए तो जीन्स भी परिवर्तित हो जाएंगे और उसके कारण फिर एक नई प्रजाति का उत्पन्न हो जाएगा, या फिर उन लोगों में नए शारीरिक लक्षण आ जाएंगे। और यही नए शारीरिक लक्षणों का परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। दूसरा आता है हमारा प्राकृतिक चयन, जिसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? प्राकृतिक दशाओं की भिन्नता का प्रभाव जीन की सक्रियता तथा निष्क्रियता पर पड़ता है। अब प्राकृतिक दशाएं कैसी हैं? अलग अलग जगह की प्राकृतिक दशाएं अलग होती हैं। तो जो प्राकृतिक दशाएं हैं जब उनमें ही भिन्नता पाई जाएगी तो उस प्राकृतिक दशाओं की भिन्नता का प्रभाव किस पर पड़ेगा? जीन पर पड़ेगा। और इसके परिणाम स्वरूप जो प्राकृतिक दशाओं की भिन्नता है उसके कारण कहीं तो जीन बहुत अधिक सक्रिय हो जाएंगे और कहीं प्राकृतिक दशाएं दूसरी तरह की हुई तो वहाँ जीन कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय भी हो जाएंगे। इसी कारण अगर आप देखें तो जैसे हम ग्लोब पर देखते हैं कि 3 कटिबंध पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो शीत और शीतोष्ण कटिबंध की जो जलवायु है
वो कैसी है, ठंडी जलवायु है। और ठंडी जलवायु दशाओं के कारण क्या होता है, जीन सक्रिय रहता है, जिसके कारण मानव की शरीर की त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, गोरा हो जाता है। आई बात समझ में कि प्राकृतिक दशाओं की भिन्नता का प्रभाव भी किस पर पड़ेगा, जीन की सक्रियता और निष्क्रियता पर पड़ेगा। अब शीत और शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु कैसी है, ठंडी है, जिसके कारण जीन क्या होते हैं ऐसी जलवायु में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और इसी कारण यहाँ रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, गोरा हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है, तो जलवायु अत्यधिक गर्म है और गर्म जलवायु में जीन क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और उनकी निष्क्रियता का परिणाम ही ये होता है कि मानव प्रजाति की या मानव की त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, काला या सांवला पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक दशाएं जो है उनमें अगर भिन्नता होगी तो उससे भी जीन की निष्क्रियता और सक्रियता प्रभावित होती है। जिस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं होंगी उसी के अनुसार या तो जीन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे या फिर प्राकृतिक दशाएं विपरीत होंगी तो जीन निष्क्रिय भी हो जाएंगे। तो इससे भी क्या होगा, नई नई प्रजातियों की उत्पत्ति होगी या प्रजातियों में भिन्नता उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है जीन प्रवाह, जिसे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब जानते हो ना बेटा, ड्रिफ्ट मतलब प्रवाह। आपने वेगनर की सिद्धांत पढ़ा होगा, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उसमें तो क्या हो रहा था, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा था, महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खसक रहे थे या महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर किसका प्रवाह हो रहा है, कौन खसक रहा है, कौन स्थानांतरित हो रहा है, जीन। ठीक है, तो जीन प्रवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से तथा शारीरिक कमी से अगर जीन का प्रवाह रुक जाता है तो उस प्रजाति विशेष का शारीरिक स्वरूप ही बदल जाता है। अब कहने का मतलब क्या है कि कोई प्राकृतिक कारण हो जाए, चाहे कोई मानवीय कारण हो जाए या कोई किसी मानव के अंदर कोई शारीरिक कमी हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जीन का प्रवाह आने वाली पीढ़ियों में नहीं हो पाता है ना। जो जीन पिछली पीढ़ियों में पीढ़ी दर चले जा रहे थे, वो जीन का प्रवाह किसी कारण से रुक जाए, चाहे वो कारण प्राकृतिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे कोई शारीरिक कमी हो, जिसके कारण वो जीन अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या होगा, जो नई पीढ़ी उत्पन्न होगी उसकी शारीरिक संरचना क्या होगी, पूर्ण रूप से बदल जाएगी। नेक्स्ट है यौन चयन। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के आपस में एक दूसरे से शारीरिक संबंध होने पर भी प्रजाति विशेष में अंतर आ जाता है। अब समझ में आया आपको कि पृथ्वी तल पर अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं और वह प्रजातियां अलग अलग रूप में बिखराए हुए रूप में छितरे रूप में निवास करती थी, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रजाति जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गई हैं, है ना। तो जब विभिन्न प्रजातियों में आपस में एक दूसरे के साथ अगर शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग जब भिन्न भिन्न प्रजाति के लोगों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो उससे क्या होता है, एक नई प्रजाति का उद्भव हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि काली त्वचा वाला पुरुष किसी गोरी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने लगेगा तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी उसकी त्वचा का रंग ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रजाति के लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे तो उनकी जो संतान होगी उसमें कुछ गुण तो स्त्री के आएंगे और कुछ गुण उसमें पुरुष प्रजाति के आएंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो दोनों के गुण लेगा, उसमें दोनों के जीन्स आएंगे, तो इसके कारण उसका क्या होगा, उसके कारण एक नई प्रजाति का उद्भव होगा। ठीक है, फिर है प्रजातीय मिश्रण। विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के कारण दूसरी प्रजाति का आविर्भाव हो जाता है। जब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के साथ मिश्रण कर लेती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों का जब आपस में मिश्रण हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। यह वर्ण संस्कार प्रजाति होती है, इसमें दोनों प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। तो प्रजातीय मिश्रण क्या है, रेशियल मिक्सचर, कि जब अलग अलग प्रजाति की प्रजातियां मिश्रित हो जाएंगी आपस में तो उनके मिश्रण से भी क्या होगा, एक नई प्रकार की प्रजाति उत्पन्न हो जाएगी और इसमें क्या होगा, दोनों प्रजातियों के लक्षण पाए जाएंगे। तो ये था कि प्रजातियों में भिन्नता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो हमने डिस्कस करा कि प्रजातियों में भिन्नता के मुख्यतः 5 कारक थे: उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, यौन चयन और प्रजातीय मिश्रण। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।